बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीताराम नाम का एक पियक्कड़ रहा करता था। इसी आदत के चलते उसने अपना घर, खेत आदि सब बेच दिया। सही चिकित्सा न मिलने के कारण उसकी पत्नी भी मारी गई। यहाँ तक कि उसने अपने इकलौते बेटे राजा को भी वहाँ के एक जमींदार चमन को बेच दिया। चमन इसके लिए हर दिन शराब पीने के लिए उसे पैसे देता रहता था। यूं ही समय गुजरते गुजरते सीताराम मर गया। पिता के दहन संस्कार के बाद राजा ने चमन से कहा, यजमान, इतने दिनों तक आपने मेरी जो मदद की मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस गांव में मेरी माँ मर गई, मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं अब अनाथ हो चुका हूँ, मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ मुझे कोई जानता ना हो। कहीं चले जाने पर ही मेरा मन शांत रह पाएगा। चमन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे मन की पीड़ा जान ली है, किंतु मेरी स्थिति तुम भी जानो। तुम्हारे पिता ने शराब के लिए अपनी पूरी जायदाद बेच दी। इसके बाद तुम्हारे पिता का पूरा खर्च मैंने ही उठाया। तुम तो जानते ही होगे कि मैंने इसके लिए कितना खर्च किया होगा। राजा ने पूछा, कहिए अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे पिता सीताराम ने तुझे मेरा गुलाम बनाकर बेच दिया, फिर भी मेरी दृष्टि में तुम गुलाम नहीं हो। तुमसे ऐसा व्यवहार भी नहीं करूँगा, दोनों वक्त खिलाऊंगा, बस मेरे पूरे घर का कामकाज संभाल लो। तुम्हें ये मंजूर नहीं, तुम मेरे 3 काम करो और हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओ। राजा ने पूछा, बताइए वे 3 काम क्या हैं? गांव की सरहद में पहाड़ी प्रदेश में चमन की 4 एकड़ खुश्क भूमि है। उसे कोई खरीदता नहीं क्योंकि उसमें कोई फसल नहीं होती। तो चमन ने सोचा कि राजा को यही काम दिया जाए। तो राजा का पहला काम उस खेत को उपजाऊ बनाना होगा। ये बात सुनकर राजा ने बड़े तिलमिलाते अंदाज में कहा, फसल नहीं होती, उस खेत को मैं कैसे उपजाऊ बना सकता हूँ? ऐसा काम सौंपना आपको शोभा नहीं देता? चमन ने कहा, मेहनत करोगे तो हर काम संभव है। किसी भी प्रकार की भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। तुम आज़ादी चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं कोई ज़बरदस्ती ही थोड़ी ना कर रहा हूँ, निर्णय तुम्हारे हाथों में है। राजा ने ये काम अपने हाथों में लिया और उस खुश्क भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। एक दिन जब वह ज़मीन खोद रहा था, खन खन की आवाज़ आई। आश्चर्य में डूबे वे और गहरा खोदता गया। वहाँ उसे तांबे का एक घड़ा मिला। उसने जैसे ही उसका ढक्कन खोला, उसमें से धुआं निकला। देखते देखते धुआं भूत का आकार बन गया और वह भूत पूछने लगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। राजा ने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? मेरी इच्छा को पूर्ण करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? मैं तांबे के घड़े का भूत हूँ। इस घड़े की शक्तियाँ अद्भुत हैं। अपनी शक्तियों द्वारा भले लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। भूत ने कहा। राजा और चकित होता बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं भला आदमी हूँ? मैं बता चुका हूँ कि तांबे का ये घड़ा महिमावान है। जैसे ही भले लोग इसे छूते हैं, ये मुझे प्रेरित करता है। भूत ने कहा। राजा ने पूछा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम इस तांबे के घड़े में कैसे गए? तुम्हारा इससे क्या मतलब? मुझसे मदद पाओ और सुख में अपना जीवन बिताओ, भूत ने सलाह दी। क्षण भर सोचने के बाद राजा ने कहा, तो सुनो, मैं एक गुलाम हूँ, आज़ादी पाने के लिए झटपटा रहा हूँ, तरह तरह की तकलीफ़ें झेल रहा हूँ,
मुझे तो लगता है कि तुम तांबे के इस घड़े के गुलाम हो। अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए किसी एक और गुलाम को तकलीफ़ पहुंचाना मेरी दृष्टि में पाप है, अपराध है। तुम सचमुच बहुत ही अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनो, भूत ने कहा और कहानी सुनाने लगा। बहुत पहले शीतलपुर में दुर्जय नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही दुष्ट था और स्वार्थी था। अपने भाइयों की जायदाद हड़प ली और उन्हें घर से निकाल दिया। विश्वास पात्र जिगरी दोस्त गोपी को भी उसने धोखा दिया और उसे कंगाल बना दिया। गोपी जंगल गया और वहाँ उसने घोर तपस्या की। फलस्वरूप उसे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुईं। वह गांव लौटा और दुर्जय से मिलकर कहने लगा, तुमने अनेकों पाप किए, उनसे मुक्त होने का मार्ग बताऊंगा। इससे पहले तुम अपना सब कुछ गरीबों में बांट दो। पर दुर्जय ने चालाकी की और दुर्जय ने कहा कि मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करूँगा। उसने अपनी संपत्ति परिचित लोगों में ही बांटी और उनसे वादा लिया कि जब वे चाहेगा तब वे संपत्ति उसे लौटा देंगे। गोपी ने दुर्जय के सामने तांबे का एक घड़ा रखा और कहा, यह अद्भुत शक्तियाँ रखता है। पवित्र हृदय से इसे छुओगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तब हम दोनों जंगल जाएंगे और वहीं अपना शेष जीवन बिताएंगे। दुर्जय ने पूछकर जाना कि इस घड़े की क्या क्या अद्भुत शक्तियाँ हैं। जान लेने के बाद उसने गोपी से कहा, मैं जंगल नहीं जाऊंगा, ये घड़ा मुझे दे दो और तुम चले जाओ। गोपी ने उसकी बात नहीं मानी। दुर्जय ने ज़बरदस्ती की और उस घड़े को अपनाना चाहा। बस वे एक भूत के रूप में बदल गया और घड़े में प्रवेश कर गया। गोपी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हारा उद्धार करना चाहता था, किंतु स्पष्ट है कि तुम इस भाग्य के हकदार नहीं हो। अभी तुम्हें भूमि में गाड़ दूंगा। जिस दिन तुम में सद्बुद्धि जागेगी उस दिन एक भले आदमी से तुम मिलोगे, उसकी सहायता करो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तांबे के घड़े में बंद दुर्जय बहुत सालों तक घड़े में ही बंद रहकर गोपी को कोसता रहा, उसे शाप देता रहा। करीबन 100 साल तक वे घड़े में बंद रहा। हाल ही में उसके मन में पश्चाताप की भावना पैदा हुई। धीरे धीरे वह अपने पापों पर पछताने लगा। उसे लगा कि किसी भले आदमी की मदद करना मेरा परम धर्म है। राजू कुछ देर चुप हुआ और गहरी सांस लेते हुए बोला, तो मैं समझ गया कि तुम ही दुर्जय हो। अब मेरी कहानी सुनो। और राजा ने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। राजा की पूरी कहानी सुनते ही भूत ने तुरंत कहा, मेरी अद्भुत शक्तियाँ किसी भी असंभव बात को संभव बना देती हैं। इस खुश्क ज़मीन को उपजाऊ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहकर वे कोई मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी ही समय में खेत में हरियाली छा गई। पूरा के खेत अनाज के अंकुरों से भर गया। राजा ने पूछा, कहो अब मैं क्या करूं? मेरे बारे में अपने मालिक से कुछ मत बताना। मैं तांबे के इस घड़े में ही बंद रहूंगा। तुम लौटो और अपने यजमान से पूछकर जानो कि वो 2 और बाकी काम क्या हैं। भूत ने उससे कहा। राजा चमन के पास गया और उसने बताया कि खेत उपजाऊ बन गया, अनाज के अंकुर भी निकल आए। ये सुनकर चमन को आश्चर्य हुआ। ये विचित्रता देखने के लिए खुद खेत देखने चल पड़ा। उसके साथ उसकी बेटी शारदा भी आई। वहां पहुंचकर हरे भरे खेत को देखकर दोनों भौचक्के रह गए।
राजा ने पूछा। अब कहिए मेरा दूसरा काम क्या है? तुम कोई साधारण आदमी तो नहीं हो, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, नहीं तो ये कैसे संभव होता? कहकर चमन ने कंधे पर से अपना दुपट्टा निकाला और ज़मीन पर बिछा दिया और कहा, इसे अशर्फियों से भर दो। राजा तांबे के घड़े के भूत के पास जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि दुपट्टे पर अशर्फियों की बारिश हुई। चमन के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। राजा ने पूछा, अब कहिए मेरा तीसरा काम क्या है? चमन कुछ कहने ही वाला था कि इतने में उसकी बेटी शारदा ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं कर लूँगा, पर इससे पहले मुझे आज़ादी चाहिए। कहते हुए उसने चमन की ओर देखा। चमन ने उसे तीव्र दृष्टि से देखा और कहा, थोड़ा बहुत जादू जान गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दामाद बनने का ख्वाब देखने लग जाओ। भूला मत, तुम मेरे गुलाम हो। नादान, नासमझ, मेरी बेटी की बातें व्यर्थ बातें हैं, इनका कोई मायना नहीं है। अब तुझे बताऊंगा कि तीसरा काम क्या है। राजा ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा एक गुलाम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे और मेरी सेवा करता रहे। तुम स्वयं गुलाम बनकर रहना चाहो तो रहो, नहीं तो किसी और गुलाम का इंतज़ाम भी कर सकते हो। चमन ने तीसरा काम बताया। उसकी बातें सुनते ही राजा अच्छी तरह से समझ गया कि चमन छली और कपटी है। उसे इस बात पर निराशा हुई कि मुझे इस गुलामी से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी, किंतु अचानक उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने चमन से कहा, महाशय, आपको एक गुलाम चाहिए है ना? आपको से मेरा मतलब है कि उस चमन के शरीर को जिसमें प्राण है। चमन ने बिना सोचे समझे हाँ कहा। ऐसा ही होगा, आपके लिए गुलाम का इंतज़ाम करूँगा। तो मुझे आज़ाद करना होगा, शारदा से मेरी शादी करानी होगी। मेरी शर्त आप मानते हो ना? चमन ने राजा की शर्त मान ली। शारदा को लगा मानो राजा से उसकी शादी हो ही गई। वे शर्माती हुई वहां से भाग गई। राजा ने मालिक से कहा, आप क्षण भर यहीं रुक जाइए, मैं अभी ये इंतज़ाम करता हूँ। चमन वहीं बैठ गया और बारिश की तरह बरसी और अशर्फियों को गिनने लगा। राजा ने तांबे के घड़े के भूत से जो हुआ वो सब कह सुनाया और कहा, चमन अव्वल दर्जे का धूर्त है। मनुष्य होकर जीवित रहने के लायक नहीं है वे। उसे इसका कोई अधिकार नहीं। तुमने अपने पाप धो लिए और अब अच्छे आदमी बन गए हो। अब तुम दोनों अपने स्थान बदल लो। चमन की आत्मा भूत बनकर इस घड़े में बंद होगी और तुम चमन के शरीर में प्रवेश करोगे। अच्छे आदमी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारो, इससे तुम्हें और मुझे भी आज़ादी मिलेगी। दुर्जय ने राजा की अक्लमंदी की तारीफ की और उससे कहे अनुसार ही किया। फिर राजा ने चमन से कहा, महाशय, जीवित इस चमन के शरीर को तांबे के इस घड़े के भूत को गुलाम बनाकर दे रहा हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि मैंने आपका तीसरा काम भी कर दिया। अब मुझे आज़ाद कीजिए। तब तक चमन की आत्मा घड़े में बंद हो गई और बाहर ना निकल पाने के कारण छटपटाने लगी। चमन के रूपधारी दुर्जन ने उसकी आत्मा से कहा, स्वार्थ जब सीमाएं लांघता है तब उसकी यही स्थिति होती है। वे स्वार्थी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं।
अपने नाश का कारण स्वयं बनते हैं। तुम गुलाम चाहते थे और अब खुद गुलाम बन गए। पर तुम जैसे गुलाम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए तांबे के इस घड़े के साथ ही तुम्हें भूमि में गाड़ दूंगा। मुझ जैसे और तुम जैसे लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए ही गोपी ने ऐसे घड़े की सृष्टि की। वह चाहता था कि सन्मार्ग पर वह चाहता था कि सही मार्ग पर चलकर मैं भी संसार में की थोड़ी सेवा कर सकूं। अब उसका लक्ष्य सफल हुआ। जितना जल्दी हो सके अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो। तांबे के घड़े को भूमि में गाड़ने के बाद दोनों घर पहुँचे। राजा और शारदा की शादी हुई। इस शादी के थोड़े ही दिनों बाद दुर्जय मर गया। राजा ने स्वयं सुखी जीवन बिताया और साथ साथ दूसरों को भी सुखी जीवन बिताने का और साथ साथ दूसरों को भी सुखी जीवन बिताने के लिए कहा। इसीलिए तांबे के घड़े के भूत को देखने का मौका किसी को नहीं मिला। और आज भी भूस्थापित तांबे के घड़े का भूत तो एक और चमन की प्रतीक्षा में है।